हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अरुण कुमार पिवाल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई 30 डेज प्लान। इसमें हमने सॉल्यूशन पार्ट 1 कर लिया है। आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन पार्ट 2। क्या करने वाले हैं? सॉल्यूशन पार्ट 2। देखो, इसमें हम बहुत सारी चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है, और भी 2-3 पार्ट है जो हम आगे करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आज की वीडियो में थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो रखी है, क्योंकि पिछली वीडियो में सॉल्यूशंस 1 में मैंने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करा दी थी, थ्योरी बच गई थी। तो इस वाले में हम वो चीज नहीं करेंगे। इस वाले में हम थ्योरी का पार्ट ज्यादा रखा है, ठीक है, लेकिन समझने वाला है, ईजी है और याद करने वाला तो है। देखो, चैप्टर्स आपके ज्यादातर याद करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स के कम है, बट हमारा टारगेट होना चाहिए न्यूमेरिकल पे, क्योंकि न्यूमेरिकल पे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। न्यूमेरिकल पे आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटता। अगर आपने पूरा सही किया है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। उसके अलावा ये जो हमारा 30 डेज प्लान होगा ना, ये लंबा चलेगा। अभी इसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक करने वाले हैं। जैसे यहाँ पढ़ सकते हैं मीम, ये गेम बहुत लंबा जाएगा, ये गेम बहुत लंबा जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि लंबा कैसे करना है। सिर्फ लंबा नहीं करना है, इसको बड़ा करना है, इसको बिगर देन लाइफ बनाना है, ठीक है। इस सीरीज को हमें इतना बिगर देन लाइफ बनाना है कि इस सीरीज से आपका ऐसा रिवीजन हो, इस सीरीज से आपका ऐसा रिवीजन हो ना कि आपको इसके बाद कुछ और ना करना पड़े। ये 30 डेज में हमको सीबीएसई को बिल्कुल क्रैक कर देना है, ठीक है। और इसके लिए आपको जुड़ना होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत किए बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, थोड़ा सा मोटिवेट करना भी स्टूडेंट्स को जरूरी है, क्योंकि हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई काम काम वो भी ठीक नहीं है। तो वो चीज भी हमको देखनी है, ठीक है। मेरे को लगता है ना कि स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। काम तो करना ही है, देखो काम तो सभी कर रहे हैं, मेहनत हर आदमी करता है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं कर रहा हूं आप नहीं कर रहे हो। सब अपनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब लोग किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, किसी ना किसी को चेस कर रहे हैं। तो आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं ना, वो बहुत बड़े लोगों की सुनाने वाला हूं। जैसे कि इन दोनों को आप बाय फेस पहचानते होंगे, आपने फेस देखते ही पहचान लिया होगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जो है, फर्स्ट इज बिल गेट्स एंड सेकंड इज माय पर्सनल फेवरेट स्टीव जॉब्स। मैंने 2-3 लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आइडियलाइज किया, जैसे स्टीव जॉब्स हो गए जो इस दुनिया में नहीं है अब। दूसरे रतन टाटा जी, सर रतन टाटा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, अभी रिसेंटली उनका डेथ हुई है। तो बहुत दुख हुआ ये जानकर, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत उनको आइडियलाइज किया। उन्होंने टाटा को कहां से कहां ले गए, और मतलब एक मल्टीनेशनल ब्रांड बनाया है। मतलब इतना बड़ा ब्रांड कि विदेश में भी आप जो इंडिया के बारे में नहीं, इंडिया के बारे में इतना नहीं जानता है, वो टाटा के बारे में जानता है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी बनाना। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जिसको इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन किसी भी पर्सन के बारे में पता हो ना हो, बट रतन टाटा जी को वो जानते थे। तो ऐसी शख्सियत बनानी है। अब आपकी मीम देखो, स्टीव जॉब्स वॉज 21 व्हेन ही मेड एप्पल, गेट्स वॉज 20 व्हेन ही मेड माइक्रोसॉफ्ट, इट्स टू लेट गिव अप। क्या कहना चाह रहे हैं ये देखो, सार्केज्म समझो। स्टीव जॉब्स सिर्फ 21 के थे जब उन्होंने एप्पल स्टार्ट किया था। अभी तो वो नहीं रहे ना, लेकिन स्टीव जॉब्स 21 के थे। 1976 में उन्होंने जब एप्पल स्टार्ट की थी। गेट्स वॉज 20 व्हेन ही मेड माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स जो काफी टाइम तक वर्ल्ड्स रिचेस्ट व्यक्ति रहे हैं। वैसे तो आजकल आप बात नहीं करते, आजकल आप एलोन मस्क की बात करते हैं, बट बिल गेट्स बहुत लंबे टाइम तक वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन थे, ठीक है। तो इन दोनों के जीवन से कुछ सीखो। स्टीव जॉब्स की मुझे एक बात बहुत याद आती है, कनेक्ट द लिंक्स। मतलब आप समझ रहे हो कि कोई भी चीज खराब नहीं जाती, हर चीज किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई है, हर चीज किसी ना किसी चीज से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो जो आप आज पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपका जेई क्लियर नहीं हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, नीट क्लियर नहीं हुआ, या आप जो चाहते थे वो नहीं बन सके, आईएएस आईपीएस जो भी चाहते थे वो नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिंक्स कनेक्टेड होती ही है। आप आज जो कर रहे हो वो आप आज की आपके आगे आने वाले फ्यूचर में काम आएगा। और कुछ नहीं हुआ तो नॉलेज तो मिलेगी, सबक तो मिलेगा ना।
वही चीज तो देखनी है। बिल गेट्स के लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखने की है, जैसे कि उनसे एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो पूछा कि आपने क्या सोचा कि आप माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करोगे, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था कि मैं तो कॉलेज में पढ़ रहा था एंड इन माई यंग एज दिस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर डिस्ट्रैक्टेड मी। मतलब उन्होंने बताया कि इन सब ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, और वो डिस्ट्रैक्शन का नतीजा देखो क्या हुआ। डिस्ट्रैक्शन का नतीजा ये था कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ही खड़ी कर दी। मतलब यार सोचो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। स्टीव जॉब्स ने एप्पल जैसा ब्रांड बनाया। मतलब आज भी अगर आप देखोगे ना इंडिया में नहीं कहीं भी, एप्पल की जो सेल्स है ना और जो उसका कॉम्पिटिटर है जो सेकंड नंबर पे है, उसकी और उसकी सेल में कितना डिफरेंस है आप ये देख लो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रांड बनाया, उन्होंने वर्क किया है अपने ऊपर। एप्पल अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, चाहे लैपटॉप में देख लो आप या मोबाइल फोन्स में देख लो, ठीक है ना। तो इन सब से सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप भी कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करनी है। मेहनत करने से पीछे मत हटो। मेहनत करने से पीछे हटोगे तो दुनिया भी आपसे पीछे हट जाएगी, सिंपल। क्योंकि दुनिया मतलब से चलती है, आपको अभी नहीं समझ आ रहा, आगे चल के समझ आ जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम के साथ मैच्योरिटी, क्योंकि लाइफ में टाइम के साथ ही आती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप मैच्योर होते जाते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, अभी तो आप मजे करो, पढ़ाई करो, बट एक जीवन में लक्ष्य जरूर रखो कि करना क्या है। और अभी शॉर्ट टर्म गोल किसे बना लो, सीबीएसई को। जैसे अभी आपका सीबीएसई 30 डेज चल रहा है ना, सीबीएसई 30 डेज, तो अपना गोल बना लो कि मुझे कितना लाना है। किसी को कम लाना है तो 78% टारगेट है। मैं सिर्फ एक सपोज करवा रहा हूँ, हर कोई 95-90 वाला तो होता नहीं है। जिसको 95% टारगेट रखना है वो 95% टारगेट रखो, बट रखो, टारगेट जरूर बना के चलो, ठीक है। और टारगेट कोई बहुत बड़ा भी मत कर दो, इतना टारगेट रखो कि जो आप अचीव कर सको, जिसके लिए आप मेहनत कर सको, और ईमानदारी से फिर 30 डेज तक मेहनत करते रहो उसके लिए। वो बहुत जरूरी है। मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड रहना। किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को देखकर मोटिवेट हो जाना इजी है, पर सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है। वो चीज आपको कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। उससे पहले मैं अपना थोड़ा वेदांतिक के बारे में बता दूं कि हम करते क्या है, हमारा मोटिव क्या है, ठीक है। जैसा कि आप यहां पढ़ पा रहे होंगे, वेदांतिक, जेईई, नीट, फाउंडेशन, सीबीएसई, ठीक है। एक लाइन में हमने चारों चीजें बता दिया कि हम जेईई, नीट, फाउंडेशन, सीबीएसई सबकी तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और क्लास 9 to 10, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्लास 9th to 12th सबके लिए, ठीक है। बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए भी देख लो आप, 10, 12 बोर्ड प्रिपरेशन है, ठीक है। 9, 10th में साइंस एंड मैथ्स, 11, 12 में पीसीएम भी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, नीट, जेईई, इन सब की तैयारी आपकी करवाई जाएगी। और इन सब का कोर्स जो होगा ना, वो बाकी सबसे बहुत अफोर्डेबल होने वाला है। कोर्स का प्राइस क्या होगा, सिर्फ 2000 पर मंथ। जैसा कि आप सभी जानते हो कि बहुत सारे बच्चे हाईली एजुकेटेड फैकल्टीज से पढ़ना चाहते हैं, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, बट उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, उनके पेरेंट्स के पास उतना पर्स नहीं है कि वो उनको ब्रांड्स में भेज सके। मैं किसी भी ब्रांड्स को टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड्स की फीस बहुत ज्यादा है। ऑफलाइन में तो देखोगे तो आप बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन में भी बहुत ज्यादा है। बहुत जगह ऑनलाइन कोर्सेज की फीस 30,000, 35,000, 40,000 है। तो बच्चा ऑनलाइन में कैसे पढ़ेगा? प्लस ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन तो एक बहुत बड़ी चीज है ही। ये तो आप सब फील करते होगे कि आप पढ़ रहे हो, एक रील आई, आपने उसको क्लिक कर दिया, आप देख रहे थे किसी दोस्त का मैसेज आ गया, कॉल आ गया, उससे 1 घंटा बात कर ली। तो वो चीज को हटाने का एक ही तरीका है, ऑफलाइन क्लासेस। और ऑफलाइन क्लासेस में क्योंकि रेट ज्यादा होते हैं, उसका भी हमने एक सॉल्यूशन निकाल दिया है। वो सॉल्यूशन क्या है, हमने रेट ऑनलाइन के माफिक कर दिया, मतलब 2000 पर मंथ, यानी 24,000 साल की सिर्फ, और सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। पूरा कोर्स, ऐसा नहीं कि पर सब्जेक्ट, पूरा कोर्स आपको मिलेगा 2000 पर मंथ में। और अगर आपको फ्री डेमो चाहिए तो उसका भी एक है, फ्री ऑनलाइन वीक 1 ट्रायल। तो 1 वीक आपको डेमो क्लासेस मिलेगी। उसके लिए आपको कहाँ आना होगा, ये देखो मैंने एड्रेस लिख दिया है यहाँ पर, इस एड्रेस पे हमारी वेबसाइट का लिंक भी मैंने दे दिया है, ठीक है। इस पे जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सएप इंक्वायरी भी डाल सकते हो। अगर चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक भी दे दूंगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लेना, उस पर भी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है।
इसी के साथ हम अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत हो गया आज का ज्ञान। देखो मैं समझता हूँ यार कि लगता होगा आपको, बट इतना इजी नहीं है, ठीक है, इतना इजी नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं अपना बेस्ट देने की आपके लिए, बिकॉज वी वर्क ओनली फॉर यू स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब वेपर प्रेशर क्या होता है आप सबने देखा होगा, जैसे ये लिक्विड है, देखो ये मेरे हाथ में आप ग्लास देख रहे हो, इसमें जो लिक्विड है, अब मैं इसको इसकी जो वेपर्स के थ्रू जो इस पे प्रेशर, लिक्विड की सरफेस पे जो इसकी वेपर के थ्रू प्रेशर एक्सर्ट होगा, वही तो वेपर प्रेशर होता है ना, वही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, आपको लाइव एग्जांपल भी देता हूं मैं, तो उसी की बात करने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन जैसे ये वाला था अभी, ठीक है, सॉल्टी वाटर वाला, ये है ना, एक और बात देख लो यार, ये देखो इसमें देखो ये लिक्विड सॉल्यूशन है आपका, बिल्कुल सही बात है। इसमें क्या क्या मिक्स है, सॉल्ट मिक्स है और सिर्फ वाटर मिक्स है, ठीक है। तो इसका भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पर इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। राउल्स लॉ में क्या करने वाले हैं हम, राउल्स लॉ क्या होता है आपका वो भी समझेंगे। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं पहले आपको, जिससे दिक्कत ना हो। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, या P इक्वल्स टू KH.X। ये हेनरी कांस्टेंट होता है हमारा, क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। ये हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, काई के। बस यही राउल्स लॉ है। एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ग्राफ है। अब देखो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई, तो इन दोनों के बीच में मैं ग्राफ कर सकता हूं ना, पार्शियल वेपर प्रेशर और काई के बीच में। तो देखो मैंने कर दिया, ये रहा वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, ये रहा मोल फ्रैक्शन। अब देखो दो मैंने लिए हैं, ए और बी, कंपैरिजन कराने के लिए दो चाहिए ना, तो एक मैंने कंपोनेंट ले लिया ए, एक ले लिया बी। इन दोनों सॉल्यूशन पे चेक करेंगे, इन दोनों पे चेक करेंगे, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन है, ए और बी पे चेक करते हैं, ठीक है। देखो यहां पर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा ऐसे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऐसे। तो ए और बी पे देखो, मोल फ्रैक्शन एट ए इक्वल्स 1, मोल फ्रैक्शन एट बी इक्वल्स 0, मोल फ्रैक्शन एट ए इक्वल्स 0, मोल फ्रैक्शन एट बी इक्वल्स 1। कैसे हुआ, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो रहा है, इधर जाते जाते कम हो जाता है, तो बढ़ जाता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कम हो जाता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का ग्राफ किस तरीके से आएगा, फॉर ए पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट डॉट काई ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट डॉट काई बी, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आप समझ सकते हो, ग्राफ तो आप समझने लगे होंगे, आप 12th क्लास में, 12वीं क्लास तक आते आते ये सब तो आप समझने लगते ही होंगे, तो इतना ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत अब नहीं है। चलो राउल्स लॉ एज स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या होता है, देखो यार ये तो मैंने बता ही दिया था, P इक्वल्स टू काय P नॉट, ठीक है, काय P नॉट। आपने एक हेनरी केस पढ़ा, हेनरीज लॉ पढ़ा था ना, हेनरी लॉ, P इक्वल्स टू KH.X। यहां पर मैंने आपको हेनरी वाला बता दिया क्या, P इक्वल्स टू KH.काय, ये तो हेनरी वाला होता है, हेनरीज कांस्टेंट वाला। पार्शियल प्रेशर का होता है P नॉट डॉट काय, पार्शियल प्रेशर का क्या होता है, P इक्वल्स टू P नॉट डॉट काय, ठीक है। ये हो गया आपका राउल्स लॉ, और ये क्या हो गया आपका हेनरीज, ठीक है। ये थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। ये तो हेनरीज लॉ हो गया, वो थोड़ा सा अगर मिसमैच भी हुआ हो तो हेनरीज लॉ ये वाला हो गया आपका, और ये हो गया आपका राउल्स लॉ। राउल्स लॉ जो है बेसिकली आपका आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वर्क करता है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि जो भी इसको फॉलो करता है, यानी राउल्स लॉ को जो भी फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा,
वो क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। और जो फॉलो नहीं करेगा, नॉट फॉलो, वो होगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये याद रखना है, जो इसको फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन, जो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंशिएशन आता है। एक तो मैंने बता दिया आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, राउल्स लॉ देखो पहला तो यही हो गया, राउल्स लॉ कौन फॉलो कर रहा था, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल नहीं कर रहा था। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग। अब देखो क्या इसमें आइडियल सॉल्यूशन में कोई भी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हो सकती है, नहीं, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो इसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए, जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, जीरो। नॉन आइडियल, हाँ इसमें तो हो सकता है, तो इसमें नॉट जीरो, इसमें कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होगी किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। क्यों जीरो होगी, क्योंकि जो टोटल सम पार्ट होगा वो सेम रहता है दोनों साइड में। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, नॉट जीरो, क्योंकि यहां तो डिफरेंस दिखेगा। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होगा, इसमें क्या होगा, सिमिलर होगा, इसमें तो सिमिलर होगा, इसमें सारी चीजें सेम ही रह रही है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सेम नहीं होगा, वो अलग होगा। एग्जांपल्स देखो, बेंजीन एंड टोल्यूइन, हेक्सेन एंड हेप्टेन। बेंजीन ये वाला होता है आपका, टोल्यूइन ये, ठीक है। हेक्सेन क्या होता है आपका, देखो चेन बना दो ऐसे, 6 नंबर ऑफ कार्बन की चेन होगी, ठीक है, हाइड्रोजन लगाते चलना है इसमें, यहाँ सब पे H2 कर देना है, वो आपकी हेक्सेन बन जाएगी। ठीक है, हेप्टेन 7 नंबर्स ऑफ कार्बन चेन। अब देखो इथेनॉल एंड एसीटोन, पॉजिटिव डेविएशन, फिनॉल एंड एनिलीन, नेगेटिव डेविएशन। हाँ, इसमें नॉन आइडियल गैस में नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन भी है, वो हम कुछ ट्राई करेंगे, आज कवर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे वो उसको, लेकिन हम करवाएंगे सारी चीज। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लेना। तो ये कुछ इसके डिफरेंशिएशन है, ये आप याद कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, देखो ज्यादातर पार्ट इसमें याद करने का ही है। ठीक है, ज्यादा पार्ट इसमें याद करने का है, थ्योरी बेस्ड है, लेकिन न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल के लिए मैंने एक अलग दिन भी रखा है, पिछले क्लास में भी, सॉल्यूशन 1 में भी, पार्ट 1 में मैंने ज्यादातर न्यूमेरिकल्स करवाए थे, और सॉल्यूशन पार्ट 3 जो आएगा ना, जिसमें हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स हम रखेंगे हर टाइप के। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पे तो काम किया ही जाएगा। एजोट्रोप्स पे आ जाओ। अब एजोट्रोप्स क्या होते हैं, अरे एजोट्रोप्स नहीं पता, एजोट्रोप्स क्या होंगे, जिसमें लिक्विड में सेम लेवल कंसंट्रेशन रखते हैं। क्या रखते हैं, सेम लेवल कंस्ट्रक्शन रखते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन हमारी चेंज नहीं होती। एन एजोट्रोप इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर लिक्विड्स, यानी कि मिक्स कर दिया, 2 या 2 से ज्यादा तरह के जो लिक्विड्स हैं उनको मिक्स कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेस द सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन इन द लिक्विड, और वो क्या दिखा रहे हैं, सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब 2 और 3 मिक्सचर ऐड किए हैं, 2 और 3 लिक्विड का मिक्सचर ऐड करने के बावजूद उसकी जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है वो सेम रहती है। ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट अल्टर देयर प्रोपोर्शन, और सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हम करते हैं उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस मिक्सचर कैन आइदर हैव अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट और अ हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे एक होता है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स, ये हम दोनों पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स में जाहिर सी बात है लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, लोअर टेम्परेचर होगा, और दूसरा नेगेटिव दिखाएगा या पॉजिटिव दिखाएगा। राउल्स लॉ में कौन सा डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव। मिनिमम वाला क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और मैक्सिमम वाला नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ। ठीक है, ये देखो आ गया हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स क्या होते हैं, दोस मिक्सचर्स व्हिच बॉइल्स एट अ टेम्परेचर लोअर देन आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ठीक है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें जो टेम्परेचर है हमारा कम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी कम रहेगा। ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज ग्रेटर देन vapor pressure of the individual components. This means that the mixture is more volatile than its individual components. Example, 95.5% ethyl alcohol and 4.5% water by mass.
थोड़ा तेज लग रहा है, मैं समझता हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लास है, जल्दी से 40-40 मिनट की 2-3 वीडियो में कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि आपको लग रहा होगा थोड़ा तेज चल रहा है, बट आपको समझ आएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हमको तेज चलना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स मैंने समझा दिया है आपको कि टेम्परेचर लो रहेगा, राउल्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, ये दो चीज इसमें रहती है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला देख लो, आइसोटोप्स आर दोज विच हैव द बॉइलिंग पॉइंट हायर देन एनी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स है, लेकिन इसका जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा राउल्स लॉ के लिए। देखो यहाँ पर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इस पे से एक आध एमसीक्यू आ सकता है आपका, ठीक है। अब मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप शोज ग्रेटर पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कौन सा वाला, मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप जो अभी बताया था। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एग्जांपल आर मिक्सचर ऑफ 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और वाटर कितना लिया 32%, यानी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा क्या, बिल्कुल आना चाहिए। देखो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन वाटर से तो ज्यादा होती है। तो यहां पर क्या दिखाने वाला है, वो पॉजिटिव दिखाएगा कि नेगेटिव दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाना चाहिए इसको। राउल्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप। देखो यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आप समझो। यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये हमने ग्राफ बनाया है किस किस के बीच में, इसको थोड़ा सा समझें शॉर्ट में। अगर यहां तो हमारा प्रेशर है, यहां पर क्या है, काय यानी कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर ये इस टाइप से जा रहा है, इस वाले ग्राफ को अगर मैं करूं इस टाइप से, तो ये मुझे घटता हुआ दिख रहा है इस टाइप से, यहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नेगेटिव डेविएशन टाइप हो गया। तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप होना चाहिए, मैक्सिमम वाला केस हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला केस हो गया ये तो, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन कहां आ रहा है, जहां पर भी पॉजिटिव डेविएशन आएगा, ये देखो ऐसे चला ऐसे चला ऐसे आया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया, मतलब ये मिनिमम वाला होगा। पॉजिटिव डेविएशन तो मिनिमम बॉइलिंग वाला दिखाता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे मेन पार्ट यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो नेचर ऑफ वॉलेटाइल, ठीक है, वॉलेटाइल भी नहीं, अभी सिर्फ सीधा बोलते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऑल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल irrespective of their nature relative to total number of particle present in the solution। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन हम जो भी ले रहे हैं, पर ये डिपेंड किस पे कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे और नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक एग्जांपल दिया है वैसे लोअरिंग वेपर प्रेशर वाला, ये आगे हम देखेंगे, इसलिए अभी समझ लो इस डायग्राम को। देखो सॉल्यूट लिया, ये प्योर है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लेंगे और उन दोनों में हम क्या करेंगे, देखो लोअरिंग करानी है किसकी, वेपर प्रेशर की। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है मेरा, वो सॉल्वेंट के साथ जब मिक्स कराऊंगा तो क्या होने वाला है, अपने आप ही वेपर प्रेशर उसका घट जाएगा। क्या होता था, आप फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, सब आपस में इंटरकनेक्ट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कराता है, आपका जो आपका सॉल्यूशन है या जो आपका सॉल्वेंट है उसको सॉलिडिफाई कर देता है, ठीक है। देखो ये वाला देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या होगा, इन अ प्योर सॉल्वेंट द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट। इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, द सरफेस नाउ हैज बोथ solute and solvent molecules, thereby fraction of the surface converted by solvent molecules get reduced, ठीक है। Since the vapor pressure of the solution is solely due to the solvent alone at the same temperature, the vapor pressure of the solution is found to be lower than the
प्योर सॉल्वेंट। तो मतलब आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, ठीक है, सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट में जब हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, जो भी हमारा सॉल्यूशन बनने वाला है उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट से तो कम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट के ऊपर तो परत चढ़ चुकी है, ठीक है। यहां लिखा है ना, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस। जो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस बनी थी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पे वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट के साथ अलोंग है, ठीक है। और टेम्परेचर हमने तब तक सेम ही रखा था, लेकिन हमारा जो वेपर प्रेशर है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से ये भी होता है कि सॉल्वेंट सॉलिडिफाई होता है, वो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट के साथ, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट से लोअर होगा, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखो, एक तो हमने पढ़ ली रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एक ये हो गई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डेल्टा टीबी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होना चाहिए, मोलैलिटी के। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी डॉट एम, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। ये सबके लिए अलग अलग दिया हुआ होता है। ये मोलैलिटी है, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इसका भी फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी का। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। वाटर के लिए क्या हो जाएगा, टीबी माइनस 373 केल्विन फॉर वाटर, टीबी माइनस 373 केल्विन। आप कहोगे कि क्यों ऐसे मैं लिख सकता हूं। अरे भाई, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करोगे तो 273 प्लस 100 373 केल्विन आ जाएगा ना। चलो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं, ये सारा मैंने आपको समझा तो दिया ही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। वी नो दैट विद द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल लिक्विड, इसमें भी हम क्या ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट में, नॉन वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीज, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, डिक्रीज। वो हमने अभी देख लिया था, वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट शोज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी, एंड व्हाट इट इज दैट, व्हाट इज इट इज दैट, ठीक है। ये हमने देख ही लिया। ये थोड़ा सा अब हम ग्राफ से समझ लेते हैं। देखो यहां हमने पॉइंट्स रखे हैं, हमें पता है डेल्टा टीबी क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टीबी माइनस टीबी नॉट। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है, ये तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। यहां पढ़ भी लो, इफ टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट बी क्या है, प्योर सॉल्वेंट। अगर वाटर सॉल्वेंट रहता है तो माइनस 373 के कर देते हैं। एंड टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। टीबी तो पूरे सॉल्यूशन का है और टीबी नॉट हमारा सॉल्वेंट का है, ठीक है। ये पूरे सॉल्यूशन का हो जाएगा और ये सॉल्वेंट के लिए। अब यहां देखो ग्राफ में टीबी नॉट और टीबी के बीच का पार्ट क्या है, डेल्टा टीबी, ठीक है। ये बी के लिए, ये सी के लिए, ठीक है। ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है। ये हमने नाम दिया, ए बी दे दो, सी डी दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। यहां पर हम फॉर्मूले के हिसाब से बी दिया है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन का। देखो पूरे सॉल्यूशन का टीबी हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और पूरे सॉल्वेंट के लिए क्या हो जाएगा, टीबी नॉट। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टी नॉट बी। ये याद रखना, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और क्या होता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, के बी डॉट एम। वैसे आई भी आता है, एक आई वांट ऑफ फैक्टर, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी डॉट एम डॉट आई भी होता है, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर भी हम आगे पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसका यूज बहुत होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ डिप्रेस्ड, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ डिक्रीज होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आना चाहिए, थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा
देखो इस ग्राफ को समझो, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है, प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है T, ठीक है, तो हम इसके ऊपर ग्राफ तो बना ही सकते हैं। अब देखो TF और TF नॉट, ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन के लिए, दोनों के लिए हमने क्या ले लिए, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ले लिए, ठीक है। ये वाला हमारा किसका हो गया, सॉल्वेंट का, ठीक है, ये वाला किसके लिए हो गया, सॉल्वेंट के लिए, और ये वाला सॉल्यूशन के लिए। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा TF। और दूसरा फॉर्मूला इसका क्या होता है, KF.mi। थोड़ा सा इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन रेफर्स टू द लोअरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, अभी मैंने बताया ना डिक्रीज होगा, वो यही है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट्स अपॉन द एडिशन ऑफ सॉल्यूट्स, वही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी मैंने बताया था क्या होता है, वो सॉल्वेंट को सॉलिडिफाई कर देता है, सॉल्वेंट को सॉलिडिफाई कर देता है, दैट मीन्स क्या होगा, सॉल्वेंट को सॉलिडिफाई कर रहा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। उसी की वजह से क्या होता है, देखो सब कुछ सॉल्यूट ऐड करने की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में। इफ T0F इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने ग्राफ में ही देख लिया ना, T0F किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, ये रहा लिक्विड सॉल्वेंट वाला, और ये देखो सॉल्यूशन वाले के लिए ये है TF, ठीक है। TF is the freezing point when a non-volatile solute is dissolved in it, ठीक है। Then the depression in the freezing point is this। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। KFMI, आई वांट ऑफ फैक्टर होता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ले रखा है, मोलैलिटी होता है, ठीक है, डेल्टा TF आपको पता ही चल गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT, पाई इक्वल्स टू N/VRT, हमने पढ़ा है, ठीक है, लिख भी देता हूं यहां पर, ये देखो मैं साइड में लिखता हूं, पाई इक्वल्स टू CRT फॉर्मूले, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है N/VRT, इससे वो वाला भी बन जाएगा, वैसे पाई V इक्वल्स टू NRT, PV इक्वल्स टू NRT की तरह हो गया, प्रेशर ही तो है ना ये। Osmotic pressure is defined as the minimum pressure applied to a solution. Minimum pressure applied to a solution to stop the flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane कैसी होती है मैं वो आपको पहले दिखा देता हूँ। इस टाइप की semi-permeable membrane है, ठीक है। ये आप पूरा डायग्राम देखो अच्छे से, ये तीनों को हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया गया है, ठीक है। इस पूरे लिक्विड में आप सॉल्यूट भी देख सकते हो, ठीक है, सॉल्वेंट भी देख सकते हो। तो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पाई 1 इक्वल पाई 2 ये चीज हो रही है तो ये क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और कौन सा प्रेशर, मिनिमम प्रेशर, ये बता ही दिया आपको। व्हेन अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, इट्स ऑब्जर्व दैट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंटर द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस। तो जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंटर कर गया सॉल्यूशन में थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वॉल्यूम क्या होगा, सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा ना, कुछ भी आप ऐड करोगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होगा ना, और खासकर जब वो सॉल्वेंट हो। द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट बट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ बिगर मॉलिक्यूल्स लाइक सॉल्यूट। This phenomenon of the spontaneous flow of solvent molecules through a semi-permeable membrane from a pure solvent to a solution of a dilute to a concentrated solution is called osmosis, ठीक है। ऑस्मोसिस एक टाइप का प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस आप इसी से समझ सकते हो, ठीक है। इसमें हो क्या रहा था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ से सॉल्वेंट इसमें पास किया गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। दूसरा हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होंगे, जब पाई 1 पाई 2 सेम हो जाएंगे, यानी कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे। अगर
इन दोनों के अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब होता है, और क्या कहते हैं आपका हाइपोटोनिक के अलावा हाइपरटोनिक, ये दो चीजें आप पढ़ना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये दोनों आपको पढ़ना है, सिंपल सिंपल चीज है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें होता है, हाइपरटोनिक में। हाइपर नाम से पता चलना है, हाइपरटोनिक मतलब हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, हाइपोटोनिक से। तो ये सब आपको पढ़ना होगा। इसी के अलावा देखो बहुत ज्यादा थ्योरी का पार्ट है, सारी चीज आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्योरी अवेलेबल है बुक्स में भी, आपके खुद के नोट्स में भी। मेन है न्यूमेरिकल और चीजों को, कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है, ठीक है। तो इसी के साथ आप इसको लगे रहें, करते रहें और नोट्स बनाते रहें, शॉर्ट नोट्स वीडियोस देख के कंप्लीट करते रहें, क्योंकि अपने नोट्स से बेटर चीज कुछ नहीं होती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा वीडियोस देखें और साथ में जुड़े रहें, ठीक है। केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है, 30 डेज प्लान तो अभी स्टार्ट किया है, आगे भी बहुत सारी वीडियोस इस पे बनने वाली है। तो इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत, थैंक यू।